दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। विध्वंस की बाजी पलट चुकी है। आज ईरान और इजरायल के युद्ध का 8वां दिन है। शुरुआत में 6 दिनों तक इजरायल ने ईरान पर इतने बम बरसाए कि तेहरान सहित ईरान के बड़े बड़े शहर धुआं धुआं हो गए। ईरान के कई टॉप कमांडर मार गिराए गए हैं। सुप्रीम लीडर को बंकर में जाना पड़ा है। लेकिन आखिरी 48 घंटे में बाजी कैसे पलटी है? इजरायल के डिफेंस सिस्टम पर ईरान का अटैक सिस्टम कैसे भारी पड़ने लगा? ईरान की ओर से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं और इजरायल के शहरों में कोहराम जैसे हालात हैं। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रैप ने पूरी दुनिया को उलझा दिया है। ट्रंप ने युद्ध में उतरने का माहौल बनाकर अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इजरायल को अकेला छोड़ दिया है। इजरायल पर भारी ईरान, क्या है अब अमेरिका का नेक्स्ट प्लान? आज यही है जनहित की कवर स्टोरी। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। और अब जनहित में खबरें दिखाते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात हमारी कवर स्टोरी की। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध अब अपने भीषण रूप की ओर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। पहले इजरायल भारी दिख रहा था, अब ईरान ने बाजी पलट दी है। युद्ध के मैदान से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने युद्ध की विभीषिका को दुनिया के सामने ला दिया है। गुरुवार को ईरान ने इजरायल के डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए 4 शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान का यह हमला आज भी हुआ है। इजरायल के रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। अचानक ईरान ने कैसे युद्ध भूमि के सीन को 180 डिग्री का टर्न दे दिया है, आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। ताजा खबर निकलकर यह सामने आई है कि ईरान ने ताजा हमले में इजरायल पर 25 मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण और मध्य इजरायल में हमले से नुकसान का ब्यौरा नहीं आया। इजरायल के कई शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं। ईरान के हमलों में इजरायल के 8000 लोग बेघर हो गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले ईरान ने एक बार फिर से इजरायल के हाइफा शहर को निशाना बनाया है। पोर्ट सिटी हाइफा पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार की गई है। इस हमले में बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इन हमलों के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री ने ईरान की राजधानी तेहरान पर जवाबी हमले तेज करने को कहा है। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान ने इजरायल पर ऐसी मिसाइल दागी है जिसमें क्लस्टर बम लगे हुए थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्लस्टर बम से 20 छोटे बम निकले, जो लगभग 15 किलोमीटर के आसपास के इलाके में जा गिरे। पहली बार इजरायल ने इस युद्ध में ईरान की ओर से इस क्लस्टर बम से हमले का आरोप लगाया है। इजरायल ईरान की बारूदी जंग चरम पर जा पहुंची है। युद्ध दिन ब दिन विध्वंसक होता जा रहा है। पिछले हफ्ते आज ही के दिन इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले कर जंग का आगाज किया था। इस भीषण और भयावह संघर्ष का अंजाम क्या होगा, अभी कहना मुश्किल है। ताजा हाल यह है कि शुरुआती 6 दिन तक इजरायल ने ईरान में जबरदस्त कहर बरपाया है, लेकिन अब कल से ऐसा लग रहा है कि ईरान भारी पड़ रहा है। ऐसे में इजरायल में त्राहिमाम है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के बेहतरीन आसमानी रक्षा कवच में ईरानी सुराग का अनुपात बढ़ता जा रहा है, क्योंकि महज 2 दिन पहले तक ईरान के सिर्फ 10% मिसाइलें ही लक्ष्य को भेदने में सफल हो रही थीं। लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। आलम यह है कि अब ईरान की 35% मिसाइलें इजरायल को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रही हैं। आप युद्ध के आगाज से अब तक के अंजाम यानी 8 दिनों के मंजर को एक एक करके लगातार देख रहे हैं। शुरुआती 6 दिन ऐसा लग रहा था कि इजरायली प्रहार से ईरान के तमाम परमाणु और सैन्य ठिकाने बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अब गुजरे 2 दिन से ईरान ने इजरायल में तमाम सैन्य और नागरिक इमारतों को जमींदोज कर खुद को मिसाइल सुपर पावर साबित करने की कोशिश की है। ईरान ने इजरायल के अंदर किस कदर कहर मचा रखा है, इसे देखकर दुनिया दंग है। ईरान की जमीन से धधकती इस मिसाइल का लक्ष्य इजरायल है। कमांड मिलते ही ऐसी मिसाइलें 2000 किलोमीटर से ज्यादा की उड़ान भरकर इजरायल में धमाके कर रही हैं। फिर मंजर कुछ ऐसा सामने आ रहा है, चारों तरफ धुआं ही धुआं, आग, मलबे, राख। ईरान के मुताबिक उसकी ओर से इजरायल पर मिसाइलों की 14वीं बौछार की गई है, जिसका ये सबूत ईरान के सरकारी टीवी चैनल प्रेस टीवी की ओर से जारी किया गया है।
ईरान ने लगातार दूसरे दिन इजराइल के बेशेरवा पर मिसाइलें दागी। कल सोरोका अस्पताल को निशाना बनाया गया तो आज ईरान ने बेशेरवा के बेहद अहम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को टारगेट किया, जहां मिसाइल अटैक से गाड़ियों में भयंकर आग लग गई। माइक्रोसॉफ्ट दफ्तर भी धुएं के आगोश में समाता दिखा। इजराइल का दावा है कि वो ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को आसमान में ही नाकाम कर दे रहा है, लेकिन जो मिसाइलें इजराइल की जमीन पर गिर रही हैं वो विनाश लीला की तस्वीरें सामने ला रही हैं। यहां तक कि नाकाम मिसाइलों का एक टुकड़ा भी जमीन पर जलजला ला दे रहा है। ईरान के निशाने पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर समेत ज्ञान विज्ञान के वो मशहूर केंद्र भी हैं जहां बेहतरीन प्रयोग हो चुके हैं, जहां के कई वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ऐसी एक प्रयोगशाला इजराइल के रेहोवोट का विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, जिसकी स्थापना इजरायली राष्ट्र की नींव रखने से भी 14 साल पहले हुई थी, लेकिन इस इमारत को आज ईरानी मिसाइलों ने खंडहर में तब्दील कर दिया। ईरान तेल अवीव समेत इजराइल के तमाम शहरों की रिहायशी इमारतों को भी निशाना बना रहा है। रमतगंज शहर में हालात इतने बदतर हैं कि लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में रातें गुजारने को मजबूर हैं। युद्ध की विभीषिका ऐसी है कि इजरायली नागरिक भी शांति की अपील कर रहे हैं। Hard to tell some of the stuff that we have been doing, how long it will take. I wish that a day will come very, very soon in which Irani scientists and Israeli scientists would collaborate and work together for the future of mankind. Right now, I'm very scared. This situation, it's horrible to me and to all my family. Because of we are scared about the missiles because it's very strong. Before it was not happened like this, but the situation is not good. And I think I have never felt something like this. That's why we decided to go to sleep here, to feel that I will be safe during the night. ईरान की ओर से हाइपरसोनिक फतह और बैलिस्टिक सेजिल मिसाइलें फायर करने की खबरें और सबूत सामने आ चुके हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जो अगर सही निकली तो ईरान युद्ध अपराध का कसूरवार साबित हो सकता है। बताया जा रहा है ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। यह बम क्या है, कैसे कहर बरपाता है, आपको विस्तार से देंगे जानकारी, लेकिन उसके पहले ईरान की उस मिसाइल को देखिए जिसके जरिए क्लस्टर बम फोड़ने की बातें सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव के गुशदान इलाके में खुरम शहर में 4 मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से इस इलाके में बड़ा नुकसान हुआ है। इस मिसाइल अटैक में करीब 100 लोग घायल हो गए। खुरम शहर 4 को ही खैबर के नाम से जाना जाता है। इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर की है। इस मिसाइल के साथ 1500 किलोग्राम के वॉरहेड यानी बारूद या बम लॉन्च किए जा सकते हैं। इसकी रफ्तार 19,600 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी ये मिसाइल सिर्फ 6 मिनट में इजराइल को हिट कर सकती है। खुरम शहर 4 मिसाइल से 80 छोटे छोटे हथियार या बम दागे जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि वाकई खुरम शहर 4 के जरिए ईरान ने इजराइल के खिलाफ क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है? अगर किया है तो फिर कैसे? तो इजरायली पत्रकार इमैनुअल फेबियन के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव के गुशदान इलाके में जो मिसाइल फायर किया उसमें करीब 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्फोट हुआ। फिर मिसाइल में से 2.5 किलोग्राम के करीब 20 छोटे छोटे हथियार या बम गिरे, जो 16 किलोमीटर के दायरे में फटे तो भारी नुकसान हुआ। दावे के मुताबिक इस तरह के हथियार ले जाने की कुव्वत ईरान के खुरम शहर 4 मिसाइल में ही है। क्लस्टर बम भी कुछ इसी तरह से हवा में फटकर दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे विस्फोटक बम बिखेर देता है। ये छोटे बम बड़े इलाके में फैलकर घनी आबादी या सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। क्लस्टर बम कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस के तहत 111 देशों में यह प्रतिबंधित है। हालांकि इजराइल और ईरान ने इस संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं, फिर भी इनका इस्तेमाल युद्ध अपराध माना जा सकता है। इजराइल को एयर डिफेंस सिस्टम का चैंपियन माना जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि ईरान ने उसका इतना बुरा हश्र कैसे कर दिया। इसके बारे में आपको बताएंगे, उसके पहले आसमान में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम का एक्शन देखिए।
इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF के मुताबिक वो ईरान के ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही नाकाम करने में कामयाब है, लेकिन कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं होता। ऐसे में कुछ ईरानी मिसाइलें इजराइल को नुकसान पहुंचाने में भी सफल हो रही हैं। अब ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसे IDF ने जारी किया है। इसके मुताबिक इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ओर से दागे गए सैकड़ों ड्रोन्स को आसमान में ही बर्बाद कर दिया। इजराइल का दावा है कि उसने अब तक ईरान के 95% हवाई हथियारों को हवा में बेकार कर दिया है। इजराइल के मुताबिक उसके 3 लेयर्ड के एयर डिफेंस सिस्टम उसके आसमान को अभेद्य बनाते हैं। इनमें 4 से 70 किलोमीटर यानी कम दूरी के खतरों को आयरन डोम नाकाम करता है। ऐसे खतरों में रॉकेट और तोप के गोले शामिल हैं, जबकि 40 से 300 किलोमीटर यानी मध्यम से लंबी दूरी के खतरों की डेविड स्लिंग टालता है। ऐसे खतरों में क्रूज मिसाइल और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हैं, जबकि 1500 किलोमीटर यानी लंबी से बेहद लंबी दूरी के खतरों को नाकाम करने के लिए इजराइल के पास एरो 2 और एरो 3 जैसे मिसाइल सिस्टम हैं, जो ताकतवर से ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में ही बेदम कर देते हैं। लेकिन ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद इजराइल की जमीन पर ईरानी मिसाइलें क्यों गिर रही हैं? क्या ईरान की पावरफुल मिसाइलों के सामने इजराइल के आसमानी कवच फेल हो रहे हैं? तो इसे लेकर भी इजराइल को परेशान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। शुरुआती 6-7 दिनों में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम 90% ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट यानी पकड़ने और उन्हें नाकाम करने में कामयाब थे, लेकिन अब बीते 24 घंटे में ये दर 90% से गिरकर 65% पर आ पहुंची है। युद्ध के मैदान में शहमात आम बात है। ऐसा नहीं है कि इजराइल पूरी तरह से पिछड़ चुका है। ईरान पर इजराइल के हमले का प्रचंड सिलसिला जारी है। इजराइल ये साफ कर चुका है कि उसके टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी हैं। ऐसे में अब इजराइल ने तेहरान के करीब उस लाविजान इलाके में भी हमला किया है, जहां जमीन के नीचे किसी किलेनुमा बंकर में खामेनी परिवार के छिपे होने की खबर है। इसके साथ ही इजरायली एयरफोर्स ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी लगातार नाकाम करने में जुटी है, क्योंकि ईरान की ओर से इजराइल पर अभी मिसाइल हमलों की रफ्तार बढ़ा दी गई है। ऐसे में इजराइल ने आज एक बार फिर ईरान के 3 मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं, इजरायली आर्मी ने पहली बार उत्तरी ईरान पर भी अटैक किया है। उत्तरी ईरान के रश्त में जबरदस्त विस्फोट की तस्वीर भी सामने आई है। हालांकि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से इजराइल के हमलों से बचाव की भी पुरजोर कोशिश जारी है। आलम यह है कि तबाही दो तरफा है, लेकिन दोनों ही देश में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं दिखता। मौजूदा हालत में यहूदी शासन के हमले जारी हैं। हम किसी के साथ बातचीत नहीं करना चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी से धीरे धीरे दुश्मन की वो झूठी धारणाएं उजागर हो रही हैं कि उनके हमलों से ईरानी मुल्क को सरेंडर के लिए मजबूर किया जा सकता है। उनका झुकाव किस पर है? पहले उनका झुकाव हिजबुल्लाह की ओर था, चूंकि वहां से कुछ मिला नहीं, क्योंकि हमने हिजबुल्लाह को घुटनों पर ला दिया। ऐसे में अब उनका झुकाव किस ओर है? शैतानों की ये धुरी किस पर टिकी है? मध्य पूर्व के लिए खतरा क्या है? ईरान, और जैसा कि हम इंग्लिश में कहते हैं, उनके आकार को छोटा कर दो। इसका आसान मतलब है कि हम उनकी खतरा पैदा करने की क्षमता को कम कर देते हैं। हम बदल रहे हैं। यही वजह है कि हमने युद्ध के दूसरे दिन कहा था कि हम मध्य पूर्व के चेहरों को बदल देंगे, और अब मैं कह रहा हूं कि हम दुनिया का चेहरा बदल रहे हैं। इजराइल ईरान की जंग में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसे रोकने की ठोस कोशिश होती दिख नहीं रही। युद्ध के 8वें दिन तक ईरान के 657 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल के 25 लोगों की मौत हुई है। इस बारूदी जंग में ईरान के 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, तो इजराइल के भी सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। ईरान पर हमला करना है या नहीं, इसका फैसला ट्रंप 2 हफ्ते के बाद लेंगे। इस खबर के सामने आने के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़े मंत्रियों और अफसरों के साथ कल देर रात हाई लेवल मीटिंग की है। ट्रंप के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान है। असल में 17 जून को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका लौटे, तब दुनिया भर में यह चर्चा होने लगी कि क्या ट्रंप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। संकेत ये मिलने लगे थे कि अमेरिका इजराइल का साथ देने के लिए युद्ध में उतर सकता है।
लेकिन अब जो चर्चा हो रही है वो इस बात की हो रही है कि क्या ट्रंप सिर्फ माहौल ही बना रहे थे, उनका इरादा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का नहीं है। तो क्या ट्रंप ने युद्ध में इजराइल को अकेला छोड़ दिया है? क्या ट्रंप अब ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने जा रहे? क्या ट्रंप युद्ध से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं? क्या ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध का फर्जी माहौल बना रहे थे? आज इन सवालों की वजह से अमेरिका का वो ताजा बयान, जिससे ये लग रहा है कि अमेरिका ने युद्ध से दूरी बनानी शुरू कर दी है। अमेरिका का जो बयान आया है उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके पहले देखिए कैसे ट्रंप ने दुनिया में अमेरिका के युद्ध में उतरने का माहौल बनाया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट की सीरीज से दुनिया को युद्ध के खौफ में डाल दिया था। 17 जून को ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर तेहरान के लोगों से शहर खाली करने को कहा। 17 तारीख को ही कनाडा से लौटने से पहले ट्रंप ने कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। 17 तारीख को ही अमेरिका लौटकर ट्रंप ने ईरान के आसमान पर लिख दिया, सोशल मीडिया पर हमारा कब्जा है। 17 जून की रात को ट्रंप ने कहा बिना शर्त ईरान सरेंडर करे। यानी 17 जून को ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयानों से ऐसी सनसनी मचाई कि लगा मानो अगले कुछ घंटों में ही अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदने जा रहा है। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने युद्ध में उतरने का माहौल बनाने के लिए अपने सुरक्षा सलाहकारों के साथ 80 मिनट की लंबी बैठक भी की। माना गया इस बैठक में उन्होंने युद्ध में उतरने की रणनीति तैयार की, नफा नुकसान समझा। लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही अमेरिका के आसमान में डूम्सडे प्लेन यानी कि E-4B नाइट वॉच भी उड़ता दिख गया। ये तमाम ऐसे संकेत दिख रहे थे जिससे ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया है, इस तरह का माहौल बनने लगा। लेकिन 19 जून की रात अमेरिका ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे यह साफ हो गया कि असल में कहानी कुछ और ही है। ट्रंप ने तो बस युद्ध का ट्रैप बिछाया है। अमेरिका ने युद्ध पर ऐसा क्या कहा जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि ट्रंप ने इजराइल को फंसा दिया है? सुनिए। Regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "There's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future. I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. व्हाइट हाउस की ओर से यह बयान सामने आया और उसकी बात पूरी की पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। अमेरिका के इसी 2 हफ्ते में फैसला लेने वाले बयान ने तमाम युद्ध विशेषज्ञों और वर्ल्ड मीडिया को चौंका दिया है। वैसे ट्रंप इस तरह से यू टर्न पहले भी लेते रहे हैं, पहले भी फर्जी माहौल बनाकर दुनिया को हैरत में डालते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके जवाब तलाशे जा रहे हैं। अमेरिका की आफ्टर 2 वीक प्लान को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में तरह तरह की थ्योरी चल रही है। थ्योरी नंबर 1, ईरान के पक्ष में रूस चीन के उतरने का अंदेशा है। थ्योरी नंबर 2, परमाणु संपन्न नॉर्थ कोरिया का इजराइल के खिलाफ खुलकर आना है। थ्योरी नंबर 3, नाटो देशों का अमेरिका का पूरा समर्थन नहीं होना। थ्योरी नंबर 4, युद्ध में जाने को लेकर अमेरिका के लोग तैयार नहीं हैं, कई सर्वे भी इसको लेकर सामने आए हैं। थ्योरी नंबर 5, ईरान से बैकडोर डील। एक एक करके इन 5 थ्योरी के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, जिसके बाद यह साफ होगा कि आखिर ट्रंप ने युद्ध का माहौल बनाने के बाद क्यों अपने पैर 2 हफ्ते के लिए पीछे खींच लिए हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले की धमकी के बीच कल एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 1 घंटे की लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों देशों ने ईरान पर इजराइल के हमले और अमेरिका के युद्ध में उतरने की चेतावनी पर चर्चा की। बातचीत में शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान पर हो रहे हमलों की निंदा की और कहा कि ईरान पर हो रहा हमला यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। दोनों नेताओं का रुख हमले को लेकर एक समान था। इस बातचीत में जो बड़ी बात थी वो ये कि ईरान को लेकर रूस और चीन की एजेंसियों की जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करने पर सहमति बंदी, यानी दोनों देशों की अपनी अपनी एजेंसियां ईरान युद्ध से जुड़ी जो भी संवेदनशील जानकारी मिलेगी उसे एक दूसरे तक पहुंचाएंगी। रूस चीन में सूचना साझा करने पर बनी सहमति और दोनों की घंटे भर की बातचीत एक तरह से ट्रंप के धमकियों का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इससे पहले रूस और चीन दोनों ने ही ईरान पर हुए इजराइल के हमले की निंदा की थी।
माना यह जा रहा है कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले करेगा तो फिर ईरान की मदद के लिए रूस और चीन भी युद्ध में उतर सकते हैं और फिर इतनी बड़ी महाशक्तियों का युद्ध में एक साथ उतरना खतरनाक हो सकता है। चीन ने ईरान के साथ युद्ध में जाने के सिग्नल भी अब मिलने लगे थे। 2 दिन पहले ही ब्रिटिश अखबार ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें दावा किया गया कि चीन के कुछ कार्गो विमान जो अलग अलग शहरों से निकले थे वो ईरान की सीमा में जाकर रडार से गायब हो गए। इस अखबार की खबर पर दुनिया भर में स्टोरी छपी थी। ये कुछ अलग अलग अखबारों की खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। इसकी रिपोर्ट में दावा है कि चीन ने ईरान को गुप्त मदद भेजी है। हालांकि इस खबर की ना तो पुष्टि हो पाई और ना ही खंडन। दुनिया भर की मीडिया इसकी पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि रूस और चीन की वजह से ट्रंप ने फिलहाल 2 हफ्ते डिले वाला प्लान अब आगे कर दिया है। बैकफुट पे ला देना ये तो उन्होंने किया होगा। हाँ, पूरा पेंटागन इसको देखता है और मेरा अपना अनुमान ये था कि वो दिखाएंगे, सब चीज़ करेंगे, सब चीज़ देंगे उनको, मगर वो हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उनका एम्बिशन है। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे ट्रुप्स हो जाएं और चाइना को फ़ायदा हो जाए उधर इंडो पैसिफिक। उनकी स्ट्रैटेजिक चिंताएं तो हैं, कहीं घुस गए और यहाँ पर भी यही हाल हो गया जो अफगानिस्तान में हुआ, इतने साल चले या फिर छोड़कर, जो कि ईरान में चांसेस नहीं है। आप रशिया को तो छोड़ ही दो, वो अपने ही बुसेरा एक जगह है न्यूक्लियर प्लांट जो पर्शियन, वहाँ पर उनके 200 साइंटिस्ट हैं जो न्यूक्लियर प्लांट को चलाते हैं और करीब कहते हैं 350 रशियन टूरिस्ट गए हुए हैं, उनको निकाल रहा है अभी। ईरान पर ट्रंप के हमले की धमकी के बाद कैसे तेजी से वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव हुआ है, उसका एक दूसरा उदाहरण नॉर्थ कोरिया ने दिया है। हाल के दिनों में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग से रूस के 2 बड़े सुरक्षा अधिकारियों ने मुलाकात की। 2 दिन पहले की ये तस्वीरें हैं। नॉर्थ कोरिया में रूसी सुरक्षा परिषद के सेक्रेटरी की तानाशाह से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अगले दिन यानी कल गुरुवार को तानाशाह किम जोंग ने इजराइल के खिलाफ कड़ी टिप्पणी कर दी। नॉर्थ कोरिया ने एक बयान जारी कर कहा, दुनिया के सामने इस वक्त जो गंभीर स्थिति पैदा हुई है उसे साबित होता है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों से संरक्षण प्राप्त इजराइल मिडिल ईस्ट की शांति के लिए कैंसर की तरह है। इजराइल वैश्विक शांति और सुरक्षा को नष्ट करने का मुख्य दोषी है। इजराइल ने ईरान पर हमला करके घृणित काम किया है। नॉर्थ कोरिया का पहले अमेरिका के साथ रिश्ता बेहतर नहीं रहा, लेकिन ट्रंप के पिछले कार्यकाल में किम जोंग से उनकी बात 3 बार मुलाकात हो चुकी है। खुद ट्रंप नॉर्थ कोरिया जाकर किम से मिल चुके हैं। माना जा रहा था ट्रंप के इस दूसरे टर्म में नॉर्थ कोरिया फिर से अमेरिका के करीब जाएगा, लेकिन इजराइल को लेकर जिस तरह से किम ने अमेरिका पर निशाना साधा है वो भी ट्रंप की यू टर्न लेने की वजहों में से एक माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ईरान भले ही खुद परमाणु संपन्न मुल्क ना हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया परमाणु संपन्न देशों में से एक है। युद्ध बढ़ने की सूरत में नॉर्थ कोरिया ईरान के फेवर में गेम चेंजर साबित हो सकता है। परमाणु बम की ताकत के हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर का बंटवारा करें तो अमेरिका के पास 3700, इजराइल के पास 90 परमाणु बम हैं, जबकि रूस के पास 4309, चीन के पास 600, नॉर्थ कोरिया के पास 50। बाकी जो परमाणु संपन्न 4 देश हैं वो इस वक्त खुलकर किसी भी ओर खड़े हुए दिखाई नहीं देते। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ट्रंप के बैकफुट पर जाने की अहम वजह उनके नागरिक भी हैं। पहले से ही ट्रंप की नीतियों को लेकर अमेरिका के लोग नाराज हैं। वहां की सड़कों पर बीते दिनों जिस तरह का आंदोलन चला वो पूरी दुनिया ने देखा है। अमेरिकी लोग ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका के कूदने के खिलाफ हैं। 2 दिन पहले ही अमेरिका की सड़कों पर प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने ईरान युद्ध में अमेरिका से नहीं जाने की अपील की है। ये तस्वीरें उसी प्रदर्शन की हैं। टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस निकाला और ईरान पर हमला नहीं करने की अपील की। अभी अमेरिका में युद्ध को लेकर एक लोकल सर्वे भी करवाया गया था जिसमें पूछा गया कि क्या अमेरिका को ईरान इजराइल युद्ध में शामिल होना चाहिए। इसके जवाब में 60% अमेरिकी लोगों ने नाम ही जवाब दिया। हां कहने वाले सिर्फ 16% ही थे। खुद ट्रंप की पार्टी के 53% समर्थक चाहते हैं कि अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हो सकता है मेक
अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिसी पर चलने वाले ट्रंप इस वजह से युद्ध की टाइमलाइन को आगे बढ़ाकर टालने में जुट गए हैं। ट्रंप ने युद्ध में इजराइल का साथ नहीं दिया या फिर देरी की तो उसका असर इजराइल पर क्या होगा और दुनिया पर क्या हो सकता है, ये जानने के लिए हमने विशेषज्ञों से बातचीत की है। डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं है कुछ, वो बाइडेन साहब तो नहीं करना चाहते थे, सारा पेंटागन है और सेंट्रल कमांड आज खड़ा है वहाँ उसके लिए। और ये चीज़ें वहाँ नहीं होती कि वहाँ का कोई प्रेसिडेंट इसके ऊपर में डिसाइड ज़्यादा करता है, उसको बात माननी पड़ती है पेंटागन। हाँ, ये पेंटागन आज के दिन में होल्ड कर रहा है कि किसी तरह बिना इंटरवीन किए हुए, बिना हथियार जाए हुए, बिना बॉम्ब गिराए हुए यदि आप अपने मिलिट्री एम को अचीव कर लें। और मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होगा कि इजराइल हाथ खड़े करके बोल दे कि आ जाओ भैया ईरान ख़त्म हो गया हमारा। उन्होंने अब बहुत 7 अक्टूबर 2023 से लड़ रहे हैं और बहुत उनके पास में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ उनका डैमेज। अमेरिका को सीधे युद्ध में उतरने के लिए अपनी कोई वजह चाहिए और अभी तक अमेरिका के पास ऐसी कोई वजह दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए ट्रंप को सीनेट से मंजूरी की जरूरत होगी और जिस तरह से अमेरिका में माहौल है उसमें इसकी मंजूरी मिल पाएगी, इसको लेकर संदेह है। जब तक ईरान सीधे अमेरिका पर हमला नहीं करता तब तक न तो अमेरिका बिना सीनेट की मंजूरी के ईरान को टारगेट कर सकता है और न ही नाटो के देश उसका साथ देने में उतर सकते हैं। ट्रंप इन बातों को बेहतर समझ रहे होंगे। उनको ये भी मालूम है कि इस वक्त उन्हें अपने सहयोगी देशों का भी समर्थन नहीं है। G7 के देश भी ईरान के खिलाफ बयान तो दे रहे हैं लेकिन मामले को युद्ध की जगह समझौते से निपटाना चाहते हैं। हो सकता है इन्हीं वजहों से ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए युद्ध के मामले को लटका दिया हो और प्लान लीक होने की खबर को प्लांट कर दिया हो। 2 वीक का समय इसलिए मांगा। एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट आई थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने पूछा अपने पेंटागन से कि आप इंश्योर करो कि GBU-57 बम की जो बात हो रही है, फर्दो जो उनका न्यूक्लियर ये है जो पहाड़ों के नीचे है, 100 मीटर से भी नीचे है, क्या इसके ऊपर में ये इफेक्टिव होगा? क्योंकि यदि वो जाते हैं और वो इफेक्टिव ना हो, क्योंकि वो पैदल फौज को तो लेके जा नहीं रहे हैं, वो तो एयर से करेंगे। यदि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फेलियर माना जाएगा। उसके बाद वो क्या करेंगे? तो अमेरिका को वो डर सता रहा है कि हमारे घुसने के बाद भी, क्योंकि ईरान उनके बहुत सारे बेसेस हैं वहाँ, 9 बेसेस तो हैं पूरे गल्फ के अंदर में। अमेरिका की वो डायरेक्टली नहीं आना चाहते, डायरेक्टली ये उनको गलत है। ये तो पुश बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने दमखम में किया है, उन्होंने अमेरिका के दमखम में नहीं गए हैं। लड़ाई से एग्जिट करना बहुत मुश्किल होता है, लड़ाई में घुस जाना तो बहुत आसान है। अब अगर 2 हफ्ते बाद अमेरिका सीधे जंग में उतरता है तो क्या हो सकता है, उसको भी जानिए। अमेरिका युद्ध में उतरता है यानी ईरान पर हमला करता है तो दुनिया में खेमेबंदी शुरू हो जाएगी। विश्व युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं। ईरान के साथ चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया मैदान में खुलकर सामने आ सकते हैं। मुस्लिम देश भी ईरान के समर्थन में उतर सकते हैं। युद्ध लंबा चलने की आशंका बनेगी। फिलहाल इजराइल और ईरान में भीषण युद्ध जारी है और ऐसा लगता नहीं कि आगे आने वाले वक्त में फिलहाल ये थमेगा। आगे जो भी बनेगी स्थिति, हर एक खबर इस युद्ध से जुड़ी हुई एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। इस बीच इजराइल से युद्ध को लेकर आज दिल्ली के ईरानी दूतावास में ईरान के उप मिशन प्रमुख जावेद हुसैनी ने मीडिया से बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान जब मुनीर और ट्रंप को लेकर जावेद हुसैनी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को समझना होगा कि इजराइल को आज नहीं रोका गया तो आगे कई और दूसरे देश ऐसे हमले झेलेंगे। एक तरीके से पाकिस्तान को ईरान ने चेतावनी दी है। ट्रंप और मुनीर की लंच वाली मुलाकात को लेकर दुनिया भर में कल से ही चर्चा है। माना यह जा रहा है कि लंच के जरिए ईरान ने मुनीर को भरोसे में लिया है। आपको बताते चले कि लंच के जरिए दरअसल अमेरिका ने मुनीर को भरोसे में लिया है ताकि हमले की सूरत में वो पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल कर सके। इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से लंच होस्ट किया गया था। They are trying to make a distance between Iran and Pakistan. Sure that there would be no such this kind of decision or any kind of actions. And we have also warned all the parties and all the players, international players, that they should not enter to our conflict as a third party to support or help Israel. Because if they wanted this conflict to be de-escalated, they should go on the right way. This is the wrong way.
and there would be no consequences except the whole region will be in fire. खबरों में आगे बढ़ेंगे। G7 के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वतन वापस लौटे और आज योजनाओं की सौगात देने के लिए पहले बिहार और फिर ओडिशा जा पहुंचे। पीएम का यह दौरा भले ही सरकारी रहा हो, लेकिन बिहार में अब प्रधानमंत्री के आज के दौरे के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। यह तस्वीर बिहार के सिवान की है, जहां पीएम ने करीब 6,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया। चुनाव से पहले डबल इंजन सरकार के पक्ष में माहौल बनाया। इस दौरान प्रधानमंत्री के गले में आज नीले रंग का गमछा था, जिसे दलित वोटरों को संदेश देने की कोशिश से भी जोड़ा जा रहा है। दरअसल इस बार बिहार चुनाव में हर पार्टी की नजरें सबसे ज्यादा दलित समाज पर टिकी हुई हैं। इसीलिए आज बिहार के सिवान में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर वाले विवाद का जिक्र करते हुए लालू यादव पर दलित समाज और अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। ये कह दिया कि बिहार के लोग अंबेडकर का अपमान नहीं भूलेंगे। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। पीएम 11 जून की घटना का जिक्र कर रहे थे, जब लालू यादव का जन्मदिन था। एक समर्थक ने शुभकामनाओं के साथ लालू यादव को बाबा साहब की तस्वीर भेंट की, लेकिन लालू यादव तस्वीर लेते उससे पहले उनके पैर के पास तस्वीर लेकर समर्थक ने फोटो खिंचवा ली। लालू के पैर के पास बाबा साहब की तस्वीर वायरल हो गई। बीजेपी के नेता 3-4 दिनों से लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। एससी आयोग ने भी नोटिस भेज रखा है। बीजेपी की कोशिश है लालू यादव को दलित विरोधी बताने की। वहीं आरजेडी का कहना है कि लालू ने देखा ही नहीं कि समर्थक के हाथ में तस्वीर किसकी है, इसीलिए उन्होंने कोई अपमान नहीं किया। दरअसल ये पूरी लड़ाई बिहार में दलित मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की है। बिहार में 20% मतदाता दलित समुदाय से आते हैं। 243 विधानसभा सीट में 38 एससी के लिए रिजर्व हैं। दलित वोटर 70% सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। पीएम मोदी ने बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा उठाया। तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पुराने पन्ने पलटकर पलटवार किया। अपमान जहाँ होगा तब ना अपमान की बात आएगी। अपमान हुआ ही नहीं तो आप माफी की बात कहाँ से आएगी? हाई कोर्ट के बाहर चले जाइएगा, देखिए लालू जी ने बाबा साहब को कहाँ स्थापित किया। इनके कथनियां करने से थोड़ी, ये लोग संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, नौकरी चोर, आरक्षण खोर पार्टी हम लोगों को बताएगा कि बाबा साहब को कौन अपमानित किया, कौन नहीं किया। बाबा साहब की बेइज्जती पार्लियामेंट में हो रही थी, कहाँ थे मोदी जी जब उन्हीं के दुलड़ुआ गृह मंत्री क्या क्या बोल रहे थे, तब कहाँ थे प्रधानमंत्री? ये लोग बड़का झूठा पार्टी है। बिहार में चुनाव के ऐलान में थोड़ा वक्त है, लेकिन सियासी माहौल तैयार हो चुका है। सोशल इंजीनियरिंग को साधने के लिए सियासी गुणागणित तैयार किए जा रहे हैं। और अब आज का जनहित मंत्र। अनुशासन का अर्थ है अपने अंदर एक व्यवस्था का निर्माण करना, क्योंकि जीवन में अनुशासन लाए बिना कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।